तारीख थी 11 सितंबर, साल था 2001। अमेरिका का ट्विन टावर धू धू करके जल रहा था। हजारों लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। यह एक ऐसा हमला था जिसने अमेरिका के रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे समझ आने लगा था कि जिस भारत की बात को अमेरिका इग्नोर कर रहा था वो असल में सच थी। यह हमला किया था एक आतंकी संगठन ने, यानी आतंकवाद अब अमेरिका में भी घुस चुका था। जिस संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया था वो था अल-कायदा। इसने पहले भी दुनिया भर में आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। ये वही अल-कायदा था जिसने 90 के दौर में अरब देशों की पॉलिटिक्स को बदल दिया था, और इस संगठन का लीडर था उसामा बिन लादेन। लेकिन क्या अल-कायदा सिर्फ एक आतंकी संगठन था, या फिर ये उस ग्लोबल पॉलिटिक्स की देन था जिसमें अमेरिका जैसे बड़े देशों ने अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अल-कायदा सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता के लालच, स्ट्रेटेजी के खेल और दोगलेपन की। यह कहानी जुड़ी है कोल्ड वॉर से, जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और अमेरिका ने जिहाद को हथियार बनाकर अफगान सरजमी को एक बैटल फील्ड में बदल दिया। आज के वीडियो में मैं आपको 4 हिस्सों में बताऊंगा अल-कायदा की पूरी कहानी। कैसे अल-कायदा पहले अमेरिका का हथियार बना, और फिर आखिर में इसी संगठन से अमेरिका कैसे इस कदर परेशान हुआ कि एक लंबा ऑपरेशन चलाकर उसामा बिन लादेन और अल-कायदा को एलिमिनेट करना पड़ा। आखिर क्या था ऑपरेशन साइक्लोन जिसकी आंधी में अमेरिका खुद फंस गया, और कौन था उसामा का वो गुरु जो उसामा से भी ज्यादा खतरनाक था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अल-कायदा की कहानी को समझने के लिए हमें कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इस संगठन के तार इसी से जुड़े हुए हैं। 1950 से लेकर 1990 के बीच दुनिया अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में बटी हुई थी। इन दोनों देशों ने दुनिया भर में कई कॉन्फ्लिक्ट जोन पैदा किए। जैसे वियतनाम में अमेरिका सोवियत की दखल के खिलाफ कूद गया था। कोरियन वॉर में भी दोनों देश आमने सामने थे, और ऐसा ही हुआ था अफगानिस्तान के केस में भी। यहां पर रूस की दखल को अमेरिका ने चैलेंज किया था। हुआ यह कि 1978 में अफगानिस्तान में हुआ तख्ता पलट और कम्युनिस्ट पार्टी की बनी सरकार। इस सरकार को सोवियत का सपोर्ट मिला हुआ था। अब कम्युनिस्ट विचारधारा धर्म को मानती नहीं, इसीलिए नई सरकार ने इस्लाम विरोधी काम करने शुरू कर दिए। इससे लोगों की इस्लामिक भावना का अपमान हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि अफगानिस्तान में विद्रोह होने शुरू हो गए। इस विद्रोह को दबाने के लिए सोवियत ने लंबे टाइम तक इंतजार करने के बाद आखिर में दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। सोवियत के इस हमले से अमेरिका को लगा कि अफगानिस्तान पर कहीं सोवियत का कब्जा ना हो जाए, इसीलिए वो भी पीछे पीछे पहुंचता है सोवियत के। और ये सब शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की देन थी, क्योंकि जहां पर भी रूस आगे बढ़ता था उसके पीछे उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका आ जाता था, और ऐसे ही सोवियत रूस करता था जब अमेरिका कहीं पर अपनी एज लेता था। ठीक है, अमेरिका अफगानिस्तान में लेकिन अभी भी उतना मजबूत नहीं था जितना कि सोवियत था। फिर अमेरिका ने अपनी मजबूती बनाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर खेलना शुरू किया। अमेरिका ने यहाँ शुरू कराया जिहाद, जिसे इस्लामिक आतंकवाद या फिर इस्लामिक जिहाद भी कहते हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत न सिर्फ अल-कायदा बल्कि तालिबान और हक्कानी जैसे टेररिस्ट ग्रुप खड़े हुए। इन ग्रुप्स को खड़ा करके अमेरिका ने सोवियत और अफगानिस्तान की लड़ाई को सोवियत वर्सेस इस्लाम बना दिया। अमेरिका इस स्ट्रेटजी में कामयाब भी हुआ, क्योंकि अरब के बाकी देश भी अमेरिका का साथ दे रहे थे, जैसे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान। अमेरिका ने सऊदी और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन साइक्लोन। इस ऑपरेशन का मकसद था अफगानिस्तान में ऐसे ग्रुप्स को खड़ा करना जो वहां इस्लामिक जिहाद की नींव रखें। आप शायद यकीन ना करें दोस्तों, लेकिन ऑपरेशन साइक्लोन की मदद से अमेरिका ने मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स भी खड़े किए, जिसमें अमेरिकी CIA इन्वॉल्व थी। CIA अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को मिलिट्री सपोर्ट दे रही थी, और साथ ही साथ दूसरे इस्लामिक देशों को मुजाहिदीन का सपोर्ट करने के लिए भी कह रही थी। बाकी जो गोला बारूद या हथियार देने थे वो अमेरिका कर रहा था। अब दोस्तों, यही वो मुजाहिदीन हैं जो कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है। ऑपरेशन साइक्लोन CIA का सबसे महंगा ऑपरेशन था। इसमें करीब $2 बिलियन खर्च हुए थे। इसी ऑपरेशन ने अल-कायदा को भी खड़ा किया था। यह सारा प्लान इसलिए किया गया ताकि अफगानिस्तान के लोगों को यह लगता रहे कि अमेरिका तो इस्लाम के साथ खड़ा है। हालांकि अल-कायदा की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी जितनी अभी आपको लग रही होगी, बल्कि एक संगठन को सीढ़ी बनाकर उसामा बिन लादेन ने अल-कायदा को शुरू किया था।
ये वो संगठन था जिसने दुनिया भर में इस्लामिक जिहाद की नींव रखी। इस संगठन का नाम था मकतब अल खिदमत। इस संगठन को बनाया था शेख यूसुफ अब्दुल्ला अज़म ने। उसामा के आगे अब्दुल्ला अज़म को लोग कम ही जानते हैं, लेकिन आज जो भी बड़े बड़े आतंकी संगठन आप दुनिया भर में देखते हैं, उसकी जड़ में अज़म का ही आइडिया ऑफ जिहाद था। इसीलिए अज़म को फादर ऑफ जिहाद भी कहा जाता है। फिलिस्तीन में पले बढ़े अज़म ने सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में इस्लामिक स्टडी की थी और आगे चलकर वो सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला अजीज यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां उसामा बिन लादेन ने भी पढ़ाई की थी। अज़म उसामा का गुरु था और इसी यूनिवर्सिटी में दोनों का कॉन्टैक्ट भी हुआ था। कहानी में अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो 1979 में जब सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो शेख अज़म ने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और सऊदी अरब से वो चला आया पाकिस्तान। यहाँ से उसने एक फतवा जारी कर दिया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामिक देशों पर विदेशी कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। इस फतवे को सुनकर उसामा बिन लादेन भी 2 साल बाद 1981 में उसके पास चला आया। अज़म फिर पाकिस्तान के पेशावर में एक्टिव हुआ और यहीं पर उसकी बात सुनकर दुनिया भर से लड़ाके आने लगे। अज़म इन लड़ाकों को ट्रेनिंग देने लगा। इन सभी लड़ाकों में उसामा उसके सबसे ज़्यादा काम का था क्योंकि उसामा का परिवार बहुत अमीर था। उसामा के पिता मिडिल ईस्ट के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जिनकी कंपनी सऊदी में काफ़ी अमीर कंपनी थी। ये कंपनी इंफ्रा डेवलपमेंट का काम देखती थी और 70 के दशक में सऊदी अरब में आपको पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। उसामा बिन लादेन अज़म के लिए फंडिंग इकट्ठी कर सकता था, इसीलिए उसने उसामा बिन लादेन को सऊदी भेजा। सऊदी में अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसामा ने खूब सारी फंडिंग इकट्ठी की और वापस पेशावर आ गया। इसके बाद अज़म के ऑर्गेनाइजेशन को एक और लड़ाका मिलता है साल 1984 में, जब एक डॉक्टर ने अल खिदमत को ज्वाइन किया। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि अल जवाहिरी था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को उसामा बिन लादेन का तो पता है लेकिन अल जवाहिरी के बारे में नहीं पता। असल में अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन ने ही मिलकर अल कायदा की नींव रखी थी। खैर, अज़म ने इन सभी को मिलाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी जिसका नाम था मकतब अल खिदमत। इसका मकसद था सोवियत के खिलाफ लड़ाई के लिए लड़ाकों को इकट्ठा करके ट्रेन करना और फंड अरेंज करना। यह ऑर्गेनाइजेशन जिहाद की मैगजीन भी निकालती थी। इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था उसामा बिन लादेन। साथ ही साथ उसामा जख्मी हुए मुजाहिदीन लड़ाकों की देखरेख का काम भी करता था। इसके चलते अफगानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होने लगा। इसी टाइम पर जब ये सब चल रहा था तो इस ग्रुप से अमेरिका भी जुड़ा। उसामा के कनेक्शंस की वजह से अरब के देशों से खिदमत को फंडिंग तो मिल ही रही थी, साथ ही अमेरिका ने भी मकतब अल खिदमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस काम में अमेरिका का साथ सऊदी और पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI और रॉयल इंटेलिजेंस भी दे रही थी। अमेरिका की मदद से ही शेख अज़म ने अमेरिका जाकर 33 शहरों में मकतब अल खिदमत की एक दूसरी ब्रांच खोली जिसे अमेरिका में अरब सर्विसेज ब्यूरो नाम दिया गया। यानी कि जहर बोने का काम खुद अमेरिका ने किया था। आज भले ही इस बात को यूएस एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद इस ब्यूरो को सीक्रेटली बंद कर दिया गया और इसे फंड देने वाले हर अमेरिकी NGO पर भी कड़ी नज़र रखी गई। ये बात बताती है कि अमेरिका का अज़म की फंडिंग में ज़रूर से कोई ना कोई हाथ था। अब कोल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान में रूस को देखकर अमेरिका इतना बौखला गया था कि उसने मिडिल ईस्ट के अपने कई दोस्त देशों जैसे कि सीरिया, इजिप्ट और अल्जीरिया से डील करके उनकी जेलों में जो मुस्लिम आतंकवादी बंद थे उनको छोड़ने को कह दिया गया। इसी कड़ी में इजिप्ट की जेल से रिहा हुआ था अल जवाहिरी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अल जवाहिरी ने ही उसामा को भड़काया था अपना एक आतंकी संगठन खोलने के लिए। उसकी कहानी आपको आगे समझ में आएगी। फिलहाल ये समझिए कि 1984 में जवाहिरी रिहा हुआ। यहाँ से वो पहुंचा पेशावर, जहाँ उसामा से मुलाकात होने के बाद उसने भी मकतब अल खिदमत को ज्वाइन कर दिया था। अब जवाहिरी अफगानिस्तान में लड़ने वाले अफगान और अरब लड़ाकों का इलाज करता था, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर होता हुआ उसामा मुजाहिदीनों के लिए रोल मॉडल बन गया। लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगती थी कि सऊदी की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के मालिक ने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसामा की इस इमेज ने अल खिदमत को खूब हेल्प की डेवलप होने में। दुनिया भर से मुसलमान इस ग्रुप को ज्वाइन करने आते। इस तरह से 1985 तक मकतब अल खिदमत में उसामा का अपना एक सपोर्ट ग्रुप तैयार हो गया। उसामा ने इस ग्रुप के साथ अफगानिस्तान में लड़ाई भी लड़ी थी जिसमें उसे जीत हासिल हुई थी। इस लड़ाई के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसामा एक शानदार लड़ाका है।
उसके बारे में अब ये बात पॉपुलर होने लगी कि वो सोवियत जैसी ताकत से भी भिड़ गया और उसे घुटने पर ला दिया। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी में अज़म को अब उसामा खलने लगा था, वहीं अल जवाहिरी को उसामा की बातें पसंद आने लगी थी। असल में अज़म ने कभी भी मकतब अल खिदमत का इस्तेमाल जिहाद करने के लिए नहीं सोचा था। उसका मकसद था कि अफगान और अरब वर्ल्ड के लड़ाके एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े, जिसमें मकतब अल खिदमत फंडिंग और लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट दे। यानी कि शेख अज़म सामने से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता था। वहीं अल जवाहिरी को अज़म की ये बातें पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि बिना हथियारों के जिहाद हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जवाहिरी ने उसामा को अज़म के अगेंस्ट भड़काने का काम किया था। यहीं से गुरु और शिष्य यानी अज़म और उसामा के बीच से दूरी शुरू हो गई। इसके बाद 1985 में जवाहिरी और उसामा ने मिलकर एक नए ग्रुप को शुरू करने की सोची। 1987 तक अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर मुजाहिदीन ने अपना कब्जा जमा लिया था। उधर सोवियत इस बढ़ती ताकत से लगातार हारता जा रहा था। फिर 1988 में लादेन ने अल खिदमत और अज़म से हटकर 11 अगस्त के दिन शुरू किया अपना संगठन, जिसका नाम रखा गया अल कायदा। असल में उसामा और अल जवाहिरी जिहाद को सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे एक ग्लोबल जिहाद, जिसमें वो सभी पुराने इस्लामिक देशों में शरिया कानून को लगाना चाहते थे। इसीलिए अल कायदा की नींव रखी गई थी। उसामा को इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ बनाया गया था। फरवरी 1989 में सोवियत सेना ने इन लड़ाकों से हार कर आखिरकार अफगानिस्तान जाने का फैसला किया। ये अफगानिस्तान की बड़ी जीत थी। अज़म का काम अब खत्म हो चुका था, इसलिए अमेरिका ने भी उससे फंडिंग को वापस ले लिया। फिर एक बड़ी घटना होती है 24 नवंबर 1989 के दिन। अब्दुल्ला आजम अपने बेटों के साथ नमाज पढ़ने जा रहा था कि तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसके तीनों बेटे मारे गए और ये भी साथ में खत्म हो गया। मुजाहिदीन और जिहाद को शुरू करने वाला मार गिराया गया। आज तक नहीं पता है कि उसे किसने मारा। हालांकि आरोप लगते हैं उसामा बिन लादेन पर, क्योंकि उसामा के जिहाद के आइडिया के आगे आजम ही खड़ा था, लेकिन इन बातों का सबूत नहीं मिलता। यहाँ से शुरू होती है उसामा के अल कायदा की एक जर्नी। उसामा फंड इकट्ठा करने के लिए सऊदी गया। यहाँ उसे एक हीरो की तरह सम्मान दिया गया। सऊदी में उसने बहुत सारा फंड इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका, जिसने उसामा को इतना बड़ा बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया था, वही उसामा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसका अंजाम हुआ था आगे जाकर 9/11 की घटना। उसामा और अमेरिका की इस दुश्मनी में सऊदी अरब का हाथ था। हुआ यह कि 2 अगस्त 1990 को इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया। इस हमले के साथ ही सद्दाम की सेना इराक और सऊदी के बॉर्डर पर पहुंच गई। सऊदी ने जब ये देखा तो उसने अमेरिका से हेल्प मांगी। ये बात उसामा बिन लादेन को अच्छी नहीं लगी। उसने सऊदी के प्रिंस से कहा कि उसके लड़ाके सऊदी की मदद करेंगे, जबकि सऊदी प्रिंस ने पूछा कि सद्दाम के केमिकल और बायो वेपन्स से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो उसामा ने यह कह दिया कि अल्लाह पर आस्था रखकर वो सद्दाम से भिड़ जाएगा। अब दोस्तों, सऊदी के लोगों ने इस बात पर उसामा का खूब मजाक बनाया। उसामा को अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने सऊदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसने अमेरिका को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के क्लोज थे। अब उसामा तो कई मुस्लिम लड़ाकों के लिए लीडर था, क्योंकि उसने सोवियत जैसे देश को अफगानिस्तान से भगाया था। इसी वजह से उसकी बातों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इमेज खराब होने लगी। अमेरिका ने जब ये सब देखा तो उसने उसामा को टारगेट करना शुरू कर दिया। पहले 1991 में अमेरिका ने उसामा को सऊदी से देश निकाला दिला दिया। फिर जब उसामा सूडान चला गया तो इधर सऊदी किंग ने उसामा की सिटीजनशिप को रद्द कर दिया और उसकी फैमिली के बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह से उसामा के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। फिर उसने प्लान किया कि वो अमेरिका को सबक सिखाकर रहेगा। 26 फरवरी 1993 को उसामा ने पहली बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया। यह हमला उतना बड़ा हो नहीं पाया, लेकिन उसामा ने अब अमेरिका को टारगेट पर ले लिया था। उसने अमेरिकन एम्बेसीज पर हमले कराने शुरू कर दिए। यह सब देखकर अमेरिका ने सूडान से भी उसामा को निकलवा दिया। इसके बाद उसामा अपने सबसे बड़े गढ़ अफगानिस्तान पहुंचा। यहां पहुंचते ही उसने 23 अगस्त 1996 को अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया और फतवा जारी कर दिया। फिर से अल कायदा में रिक्रूटमेंट शुरू हो गई। इस काम में हेल्प की तालिबान ने। सोवियत के जाने के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाल ली थी। तालिबान की हेल्प से अल कायदा बहुत स्ट्रांग हुआ और इसी चक्कर में 11 सितंबर 2001 को उसामा ने अल कायदा के लड़ाकों से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश करवा दिया। यह हमला अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। अमेरिका ने जो खाई रूस के लिए खोदी थी, अब उस खाई में वो खुद गिर गया था। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस हमले के बाद भारत की बात अमेरिका को समझ आने लगी थी।
तो बात यह थी कि भारत हमेशा से कहते आ रहा था कि आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है जिसे अमेरिका कभी मानने को तैयार था नहीं। लेकिन जब अपने पर बात आई तो अमेरिका ने दुनिया भर में कहना शुरू कर दिया कि आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है, इसके खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। अब दोस्तों, भारत भी ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि अलकायदा ने भारत में भी आतंकवाद को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, खास तौर पर कश्मीर में जहां लश्कर ए तैयबा एक्टिव था। इस ग्रुप को 1985 में हाफिज सईद, जफर इकबाल, शहबाज और अब्दुल्ला आजम ने मिलकर बनाया था। ओसामा इस ग्रुप को फंडिंग देता था। ये वही ग्रुप है जिसने भारत में 26/11 के हमलों को अंजाम दिया था। ऐसे ही कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को भी अलकायदा ने फंड दिया था जिहाद फैलाने के लिए। इस तरह अमेरिका के बनाए खतरनाक संगठन ने भारत में आतंकवाद के बीज भी बोए थे। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं मानता था कि आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है। बाद में 9/11 के हमलों ने न सिर्फ इसे ग्लोबल इशू मानने पर मजबूर किया, बल्कि अलकायदा को खत्म करने का कैंपेन भी अमेरिका ने शुरू किया। अलकायदा को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंट्री ली और तालिबान पर कंट्रोल कर लिया। इससे अलकायदा पर भी असर पड़ा। अलकायदा इसके बाद बेहद कमजोर हो गया, लेकिन इसके खत्म होने की कहानी असल में शुरू होती है साल 2011 से। इसी साल अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढा और पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में उसे मार डाला। इस तरह से अलकायदा का सबसे बड़ा और सबसे असरदार नेता मारा गया। ओसामा की मौत के बाद अलकायदा की कमान आती है अल जवाहिरी के पास, लेकिन अल जवाहिरी अलकायदा का कमजोर वारिस था। उसका असर ओसामा बिन लादेन जितना नहीं था। यही वजह है कि 2011 से 2022 तक जवाहिरी कभी भी अलकायदा में अपनी जगह मजबूत नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसी ने इराक में अलकायदा इराक को शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर इस ग्रुप ने भी खुद को अलग करके इस्लामिक स्टेट नाम से अपना ग्रुप बना लिया था। यही वजह है कि सालों साल अफगानिस्तान के लिए लड़ने वाला तालिबान अमेरिका को वापस भेजकर आज वहां की सत्ता पर बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी जगह अलकायदा की मुश्किलें कभी भी खत्म नहीं हो पाई। 2022 में अल जवाहिरी को भी एक ड्रोन हमले में मार दिया गया। इस तरह से अलकायदा का पूरी तरह से खात्मा हो गया और एक संगठन जिसे अमेरिका ने शुरू किया, मजबूरी में अमेरिका को उसे खत्म करना पड़ा। दोस्तों, ये थी कहानी अलकायदा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।